करेंगे तो हमको कुछ सिंप्लीफिकेशन के साथ शुरुआत करेंगे। क्या सिंप्लीफिकेशन रहेगा कि हम शुरुआत में मोनो एटॉमिक गैस लेंगे। मोनो एटॉमिक मीन्स ईच मॉलिक्यूल हैज ए सिंगल एटम, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस ले लेंगे। और फिर एक और बात कर लेंगे कि कुछ उनके जो गैस के जो मॉलिक्यूल मास पॉइंट्स हैं, मास पॉइंट मतलब चाहे वो एटम या मॉलिक्यूल, तो मास पॉइंट का मतलब इट कैन बी एन एटम और मॉलिक्यूल। तो मास पॉइंट जो होंगे वो मोशन परफॉर्म करेंगे। तो मोशन किस प्रकार का होगा? तो मोशन इस प्रकार का होगा कि सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी होना चाहिए उसका। तो यहाँ जो मास पॉइंट्स होंगे इनकी सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब इनकी नो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल जो है वो सेंटर ऑफ मास के मतलब मॉलिक्यूल्स रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो नो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ना ही वाइब्रेशनल एनर्जी भी नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम बेसिकली मॉडल जो तैयार कर रहे हैं आइडियल गैस का, उसमें हमने पहले भी ऐसे ही किया है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो नाइदर रोटेशन नॉर वाइब्रेशनल एनर्जी, इस प्रकार का हमारा सिस्टम है, मेनी पार्टिकल सिस्टम है। तो अब हम शुरुआत करें तो हमको कुछ बातें तो परीक्षा, ये तो आप ना भी लिखोगे परीक्षा में तो भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहाँ से शुरुआत करते हैं कि कंसिडर एन आइडेंटिकल लिया, सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं। किस गैस के हैं? मोनो एटॉमिक गैस के हैं। मोनो एटॉमिक गैस के हैं, मोनो एटॉमिक, और मास जो है मॉलिक्यूल्स का m है, और कहाँ इनक्लोज्ड है? किसी कंटेनर में इनक्लोज्ड है जिसका कि वॉल्यूम v। तो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, आपको मालूम है कि आगे जाके जब हम फेस स्पेस की बात करते हैं तो ये वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल स्पेस का वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, n मॉलिक्यूल्स हैं अगर मान लीजिए, तो अगला बात क्या होगा कि इन n मॉलिक्यूल्स के क्या करना पड़ेगा? उनके स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए उनके पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को, उनके पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को, आवाज दे रही है ना? सुनाई नहीं दे रही? हाँ सर, दे रही है सर। चलो गुड। तो जब पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को सिग्निफाई करना है तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, ith मॉलिक्यूल। उस ith मॉलिक्यूल के कितने कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना होगा और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो मान लीजिए कि ith मॉलिक्यूल के लिए क्या क्या बन जाएगा? पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक होगा ri और दूसरा होगा pi। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल हो सकता है, तो अगेन r विल बी ए वेक्टर, ri विल बी ए वेक्टर, pi विल बी ए वेक्टर। अब चूंकि गैस में आइडियल मान लिया गया है तो कोई भी इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं काम करेंगे, और टोटल एनर्जी जो होगी वो सिंपली काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी ऑफ दिस गैस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी, इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप सब जानते भी हैं। और अगर लिखना होगा तो कैसे लिख दोगे? अगर E लिखोगे टोटल काइनेटिक एनर्जी, और समेशन यूज कर लें I इक्वल टू 1 से लेके n तक, और क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा? एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा वर्षा? सुधीर क्या होगा हाफ एम वी एनर्जी का स्क्वायर, एक्सप्रेशन? हाँ, पी स्क्वायर लेकिन इन अपॉन 2m। टर्म pi² अपॉन 2m, ये है ना? तो pi² अपॉन 2m या pi डॉट
पी अपॉन 2m। वो हाफ mv² में vi² के बदले हमने pi² बाय 2m लिखा। तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसा हमने शुरू से बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल रहेगी। तो अब थोड़ा सा फेज स्पेस के बारे में बात करना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा एक चीज को अंडरलाइन कर लें कि जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है इस सिस्टम की, जैसा कल किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मतलब उसका प्रेशर हो गया और जितने रिमेनिंग थर्मोडायनामिकल फंक्शंस हैं, ये सब कहाँ से निकलते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में? कहाँ से निकल पाएंगे? पार्टीशन फंक्शन से। पार्टीशन फंक्शन से, गुड। तो पार्टीशन फंक्शन से निकल सकते हैं। तो पार्टीशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैं इसका नोट्स दे दूंगा, है ना, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्टीशन फंक्शन z। और अगर कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? वो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? समेशन ओवर s e टू द पावर माइनस बीटा ES। ठीक है, क्लियर है? ये याद आ रहा है किसी को कि कैनोनिकल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन जो है वो z इज इक्वल टू समेशन ओवर s e टू द पावर माइनस बीटा ES। ये समेशन किसके ऊपर हो रहा है? ES पे। ये समेशन किसके ऊपर हाँ, s क्या चीज है? समेशन इज परफॉर्म्ड ओवर s को बोलोगे ना, s को एक्सप्लिसिट करोगे, इज परफॉर्म्ड ओवर ऑल डिस्क्रीट। जब हम समेशन साइन यूज किए हैं तो ऑल डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स, है ना, नहीं, इज परफॉर्म्ड ओवर ऑल डिस्क्रीट है, ये डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स S। ठीक है, तो S के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन S जो लेबल यूज कर रहे हैं वो लेबल किस लिए यूज कर रहे हैं? टू काउंट द नंबर ऑफ द डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? ओके, अब मैं आपसे एक ये जो फोन कर देते हैं ना, वही दिक्कत है। हाँ, ये बताओ, आवाज आ रही है? हाँ सर। मेरे को ये बताओ कि क्लासिकल सिस्टम के एनर्जी स्टेट्स कैसे हैं, एनर्जी लेवल्स? क्यों भाई? दुर्गेश्वरी और नंदिता यादव और निशा, आप बता सकते हैं कि चिरस्मत निकाय, क्लासिकल मतलब क्लासिकल फिजिक्स को पालन करने वाले जो क्लासिकल सिस्टम्स हैं, उनके लिए ऊर्जा के स्तर कैसे होते हैं? विविक्त होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, कि सतत होते हैं, कि कंटिन्यूअस होते हैं? सर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो, डिस्क्रीट किसको कहते हैं? कोई उदाहरण फिजिक्स की भाषा छोड़ के कोई दूसरी भाषा में समझा सकते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को? सर मतलब छोटे छोटे बहुत सारे अलग, छोटे छोटे बहुत सारे अलग। ठीक, तुम कहीं पर तो इशारा कर रहे हो। अब मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। आप अपन को जाना तो नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाएं तो आपको सीढ़ी भी दिखाई देती है और रैंप भी दिखाई देता है। दिखाई देता है? भगवान ना करे हमको जाना पड़े। सर आवाज कट रहा है। आवाज फिर कट रहा है, सभी को कट रहा है आवाज? नहीं सर, इधर क्लियर आ रहा है। अच्छा,
पार्थ ये बताओ, सीढ़ी भी दिखाई देता है और रैंप भी दिखाई देता है, दिखाई देता है? यस सर, अपोलो में एक भी है। हाइट, हाँ, तो उस हाइट को कवर करने के लिए यू कैन मेक नंबर ऑफ स्टेप्स और यू कैन मेक ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब नंबर ऑफ स्टेप्स होगा तो वो डिस्क्रीट कहलाएगा, और जब आप रैंप बना के उस हाइट को कवर करते हो तो आप कंटिन्यूअसली आप हाइट को कवर कर रहे हो। तो ये है मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का। और वैसे ही कुछ चीजें क्लासिकल सिस्टम और क्वांटम सिस्टम पे भी आती है। क्वांटम सिस्टम में एनर्जी लेवल्स हम डिस्क्रीट मानते हैं और क्लासिकल सिस्टम में हम एनर्जी लेवल्स क्या मानते हैं? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मानते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। और अगली बात यही है कि एनर्जी लेवल्स फॉर ए कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स, फॉर ए कंटिन्यूअस नहीं, एनर्जी लेवल्स ऑफ ए क्लासिकल सिस्टम, ऐसा कर दो। हमको पॉइंट वाइज अगर हम लिखें तो एनर्जी लेवल्स ऑफ ए क्लासिकल सिस्टम आर कंटिन्यूअस। एनर्जी लेवल्स ऑफ ए क्लासिकल सिस्टम आर कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे याद रखना कि हम आइडियल गैस को क्लासिकल सिस्टम मान रहे हैं। एनर्जी लेवल्स ऑफ ए क्लासिकल सिस्टम फॉर्म ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, हम स्पेक्ट्रम को ये ना समझे जो हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं वही चीज, तभी वो स्पेक्ट्रम कहलाती है। एंड देयर में बी स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जीज, देयर में बी स्पेक्ट्रम ऑफ, आप जब देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में तो वो वेवलेंथ वाइज अरेंज रह रहा है कई बार एक्सपेरिमेंट करते समय। तो अब अगर एनर्जी लेवल्स जो है क्लासिकल सिस्टम के कंटिन्यूअस है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर ए लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर, तो क्या इस पार्टीशन फंक्शन के एक्सप्रेशन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है क्या? जिसमें z इज इक्वल टू समेशन एस ई टू द पावर माइनस बीटा ई एस है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज करने की आवश्यकता है? सर समेशन को इंटीग्रेट करना, रिप्लेस करना पड़ेगा शायद। हाँ, समेशन को इंटीग्रल से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आपको ये भी मैं बता दूं मैं किस किताब से इसको बेसिकली फॉलो कर रहा हूं, और भी चीज मतलब इसमें कई और भी जगहों का मिश्रण हो सकता है, लेकिन ये बीबी लॉर्ड की किताब है, उससे ही फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है बात? बीबी लॉर्ड की किताब हाँ, से इस वाले पोर्शन को। तो जो समेशन फॉर क्लासिकल सिस्टम क्या हो जाएगा? और ए क्लासिकल सिस्टम समेशन इन इक्वेशन ए, summation in equation A will be replaced by integral, will be replaced by integral। तो अब जब इंटीग्रल से रिप्लेस करेंगे तो थोड़ा सा एक चीज रिवाइज भी कर लें। क्या रिवाइज कर लें? कि हमको मालूम है कि क्लासिकल पार्टिकल जो 6 डायमेंशनल फेज स्पेस में है उसके स्टेट को बताने के लिए, उसकी अवस्था को व्यक्त करने के लिए, ये भाषा तो नहीं लिखना है, मैं आपको नोट दे दूंगा, ठीक है? क्लियर है? हाँ सर। ये भाषा में नहीं लिख रहा हूं, आप सुनते जाइएगा, जहां गणित आएगा वहां मैं बता दूंगा। तो आप ये जानते हैं कि फेज स्पेस का कंसेप्ट अगर यूज करें तो आपको मालूम है कि किसी भी क्लासिकल पार्टिकल की स्टेट को डिस्क्राइब करना है तो हम क्या यूज करते हैं? फेज स्पेस यूज करते हैं, और वो 6 डायमेंशनल फेज स्पेस हो सकता है। और अगर एक पार्टिकल को कि किसी समय पर, किसी समय कहना जरूरी है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस पार्टिकल का स्टेट बताना है, तो हमारे लिए इस 6 डायमेंशनल फेज स्पेस का एक पॉइंट जो है, पॉइंट पर्याप्त रहेगा। फिर हम ये भी जानते हैं कि एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है फेज स्पेस में, ये भी मालूम है।
तो एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम कैसे भी लिख सकते हैं फेज स्पेस में? एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम इन फेज स्पेस कैसे लिख सकते हैं? आपको सबको पता होगा। एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम इन फेज स्पेस, एनी वॉल्यूम डी टाउ कर लो इसको, तो कैसे लिख सकते हो? dx dy dz dpx dx dpy dy dz। dpx dpx dy dz। हाँ, मैं इसको वेक्टर के रूप में लिख रहा हूं तो आप इम्प्लाइड है आपको क्या है इसका अर्थ। इसको अगर मैं वेक्टर के रूप में लिख रहा हूं तो आपको समझ रहे होंगे कि इसका अर्थ क्या है। समझ रहे हैं ना इसका अर्थ क्या है? ठीक है। हाँ। और ये वॉल्यूम कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चों? ये कहाँ पे लाई कर रहा है? जहां पर पोजीशन वेक्टर r कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, ये वॉल्यूम कहां से कहां लाई कर रहा है? बिटवीन r एंड r प्लस dr, है ना। और उसी तरीके से मोमेंटम कोऑर्डिनेट का वेरिएशन क्या हो रहा है? p से लेकर p प्लस dp के बीच में लाई। सो हियर इज ए एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम। और ये सब डिस्क्रिप्शन जो है ये वैलिड है अगर पार्टिकल के, किसी एक पार्टिकल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तभी तो dx dy dz आएगा, dpx dpy और dpz आ जाएगा। क्लियर है? तो फेज स्पेस तो 6 डायमेंशनल हो जाएगा, 2f हो जाएगा, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है? f रहता है। ठीक। अब अपने क्लासिकल सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं? मैं बहुत धीरे चल रहा हूं क्योंकि n पार्टिकल्स हैं। सो इन आवर सिस्टम, इन आवर क्लासिकल सिस्टम देयर आर n पार्टिकल्स, और इन n पार्टिकल्स है, और f अगर मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि 3 हो सकता है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो f किसके बराबर हो जाएगा? 3 टाइम्स n होगा। ये सही लिखा कि नहीं लिखा? ये ऑब्जेक्टिव भी आता है फेज स्पेस में, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। लिख सकते हैं ना? हाँ सर। क्योंकि n पार्टिकल्स है ना। अब n पार्टिकल्स के समूह के ऊपर एक साथ विचार करें तब f बराबर क्या हो जाएगा? एक सिंगल पार्टिकल के f डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। एक सिंगल पार्टिकल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और n पार्टिकल्स होंगे तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा? 3f हो जाएगा। तो अगर 3f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो 6 n डायमेंशनल फेज स्पेस हो जाएगा। इसमें फेज क्लासिकल पार्टिकल है तो फेज सेल का वॉल्यूम क्या होगा? ये सब पुरानी चीजें। ईच ऑफ द फेज सेल as minimum as can, इसका मिनिमम वॉल्यूम कितना ले सकते? हाँ, ईच ऑफ द फेज सेल विल हैव ए मिनिमम वॉल्यूम ऑफ, कितना ले सकते हो? कितना ले सकते हो मिनिमम वॉल्यूम? हाँ, h0। और वो h0 इस केस में क्या होगा? हाँ, इस केस में क्या होगा? h0, नॉट h0 टू दी पावर, थोड़ा करेक्ट करो क्योंकि कितना है? h0 to the power 3 n पार्टिकल। 3 वेरी गुड। 3n है ना। हाँ, h0 टू द पावर f। ठीक है। तो h0 हालांकि अपन ने क्या कहा था? h0 छोटा से छोटा चुन सकते हैं, स्मॉल कांस्टेंट है ना, और वो डिसाइड करता है कि आप पोजीशन और मोमेंटम को कितनी एक्यूरेसी के साथ नाप सकते हैं। ये चीज याद आ रही है आपको? ठीक है। h0 क्या था? एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, स्मॉल कांस्टेंट था, जो कि डिटरमिन करता है कि कितने एक्यूरेसी, कितने प्रिसीशन के साथ आप पोजीशन और मोमेंटम को नाप सकते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा कि h0 को हम छोटा से छोटा चुन सकते हैं, एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक, क्लियर है ये बात? हाँ सर। बढ़े आगे। अब मेरे को ये बताओ कि थोड़ा सा यहां पर हमने एनर्जी को बोला कि एनर्जी लेवल्स आर कंटिन्यूअस। even then energy levels are continuous, even then we can consider a very small interval of energy in which there are lying number of small बहुत, ये अगर मान लो जो मैंने पहले आपको डेफिनेशन दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हालांकि एनर्जी कंटिन्यूअस है, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं ये बोलूं कि एनर्जी एक इंटरवल की बात करूं, तो इस इंटरवल के बीच में भी अनेक सीढ़ियां होंगी, अनेक एनर्जी स्टेट्स होंगे, या अनेक, आप फेज स्पेस की भाषा में बोले तो बहुत सारे फेज सेल्स होंगे। तो अगर इन फेज सेल्स की गणना करना है तो मैं अगर नेक्स्ट लाइन लिखता हूं कि नंबर ऑफ फेज सेल्स किस वॉल्यूम में, यही जो वॉल्यूम आपने पहले लिखा डी टाउ इज इक्वल टू डी आर इंटू डी पी, इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फेज सेल होंगे। तो नंबर ऑफ फेज सेल्स इन दिस वॉल्यूम डी टाउ, ये कितना हो जाएगा, ये किसके कैसे निकाल सकते हैं भाई, कोई बताएगा कैसे निकाल सकते हैं। टोटल वॉल्यूम निकाल, फेस स्पेस में वॉल्यूम निकाल लें तो फेस स्पेस में वॉल्यूम क्या होगा, डी क्यूब R1 लिख दिया, क्या मतलब हुआ इसका, XYZ कंपोनेंट। डी क्यूब आर, हाँ एक्स, पहले पार्टिकल का, ये भी बोलोगे सुधीर, फर्स्ट पार्टिकल का एक्स, हाँ फर्स्ट पार्टिकल का। उसी तरीके से डी क्यूब R2 ये सेकंड पार्टिकल का, और वेक्टर लिख दे रहा हूं, और उसी तरीके से डी क्यूब Rn लिख सकते हैं, nth पार्टिकल का एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम जो बन रहा है पोजीशन स्पेस में, और इसको किससे मल्टीप्लाई करें, मोमेंटम स्पेस में, तो डी क्यूब P1 हो जाएगा, और उसी तरीके से डी क्यूब Pn हो जाएगा। तो मैं वेक्टर लिखने का मतलब कि तीनों कंपोनेंट चले आए। अब इतना ही छोड़ देंगे कि इसको कुछ भाग देना होगा, डिवाइड करेंगे, फेस सेल की संख्या निकाल रहे हैं, नॉट डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, H0 टू द पावर 3n से। 3n। तो आप यहाँ पे याद रखिए, अगर किन्हीं बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि डी क्यूब R1 क्या चीज है, तो डी क्यूब R1 आप लिख सकते हैं, डी क्यूब R1 क्या होगा, dx1 dy1 dz1। ये किस मॉलिक्यूल के लिए रहेगा, ये होगा फर्स्ट मॉलिक्यूल। ओके, लिख सकते हैं ऐसा। और उसी तरीके से डी क्यूब P1 क्या होगा, डी क्यूब P1 क्या होगा, dpx1 dpy1 dpz1, ये भी फर्स्ट मॉलिक्यूल का करस्पॉन्डिंग मोमेंटम स्पेस में जो वॉल्यूम, ठीक। इस ये लैंग्वेज ऑफ फेज स्पेस, मैं इसको बोलूंगा लैंग्वेज ऑफ फेज स्पेस। अभी हमने कुछ भी नहीं किया। तो अगर मुद्दा ये था, कहा मुद्दा ये था, जरा मैं हाइलाइटर यूज कर लूं, मुद्दा ये था कि फॉर ए क्लासिकल सिस्टम इक्वेशन ए विल बी रिप्लेस्ड बाय एन इंटीग्रल, मुद्दा ये था। लेकिन इसको करने के लिए हमने फेज स्पेस की लैंग्वेज यूज करी, और फेज स्पेस की लैंग्वेज यूज करने के बाद हमने एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम इत्यादि सब बताई बात। अब हम क्लासिकली क्या कर सकते हैं, तो ये लाइन आप चाहो तो लिख लो, वी कैन approximate the summation, we can approximate the summation, किस इक्वेशन में, कोई नंबर डाले थे इसको, इक्वेशन ए, we can approximate the summation, हाँ summation in equation A for by an integration, summation in ए क्या है, एक्सप्रेशन पार्टीशन फंक्शन का, तो उसमें जो समेशन को हम अप्रोक्सीमेटली रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन इंटीग्रेशन ओवर ऑल फेज स्पेस, पहली बार जब तक हमने बोल्ट्जमैन कैनोनिकल का पार्टीशन फंक्शन जब पहली बार उठाया इसको, तो यहां पर तो समेशन था, समेशन ओवर एस, और S stands for the various discrete energy states, it stands for, किसके लिए ये समेशन यूज कर रहे हैं, विभिन्न ऊर्जा की अवस्थाओं में उस फैक्टर का जोड़ निकालना, e to the power minus beta ES। जब सभी डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स में उन फैक्टर्स का सम निकालते हैं तो हमारे को पार्टीशन फंक्शन मिल जाता है। क्योंकि
वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जो फैक्टर है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, इसलिए वो पार्टीशन फंक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये लाइन शायद मैंने पहले नहीं कहा है कि पार्टीशन फंक्शन का एक्सप्रेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के ऊपर इसको सम करते हैं तो जिस फैक्टर को आप सम करते हैं ओवर वेरियस एनर्जी स्टेट्स, वो फैक्टर क्या है? वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू ऑक्यूपाई ए पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट। याद आ गई बात? ठीक। तो ये समेशन को सुधीर किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? क्यों वर्षा? इंटीग्रल से। इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन किसके ऊपर होगा? एस के ऊपर नहीं होगा। अब ये किसके ऊपर होगा? एंटायर फेज स्पेस पे होगा, जो भी अवेलेबल फेज स्पेस है। और अब एनर्जी स्टेट्स कैसे रहेंगे? एनर्जी स्टेट्स कैसे रहेंगे? कंटिन्यूअस रहेंगे। ठीक, चलो बढ़िया। अब हम थोड़ा सा z को बनाने की टाइम आया कि z को अब हम लिखें। तो z को कैसे लिख सकते हैं? z को लिखने के लिए अब z पार्टीशन फंक्शन फॉर ए कंटिन्यूअस क्लासिकल सिस्टम, तो इट विल बी मेड अप ऑफ। अच्छा, पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप, ES कहीं पे लिखा हुआ आएगा क्या? कुछ मूल बात पूछूंगा आपसे। इस इंटीग्रेशन में पहली बात, एक इंटीग्रल होगा कि अनेक इंटीग्रल होंगे? 6 होंगे अलग अलग सबके लिए। अलग अलग होंगे बहुत सारे। सबके लिए बहुत सारे होंगे। ठीक। अच्छा, e टू दी पावर माइनस बीटा ES में ES रखना अब जरूरी है क्या? क्योंकि आपका कंटिन्यूअस हो गया तो अब आपको ES रखना जरूरी है क्या? नहीं। जब आप बोलते हैं कि नहीं, क्यों भाई? आप लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस xn लिखते हैं, तब आप x पहचान करते हैं और आप लिखते हैं समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n तक। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन का मेथड रखूं और कंटिन्यूअस कर दूं, म्यूट कर लो बच्चों। अगर मैं बोल रहा हूं तो कर दो भाई म्यूट। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर मैं यहाँ xi नहीं लिखता, फिर क्या लिख देता हूं? x dx लिख देता हूं। यही बात है ना? तो इसी के अनुसार आपको अब पार्टीशन फंक्शन के लिए जब एक्सप्रेशन बनाएंगे तो ये गलती नहीं करना है कि हम फिर से एस वेस लिख दें। दूसरा, हमको ये भी याद रखना है कि देयर विल बी ए नंबर ऑफ इंटीग्रेशंस। ये नंबर ऑफ इंटीग्रेशंस हमको क्लियर होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? ढेर इंटीग्रेशन है, आपको मालूम होगा। और यहाँ पर आ जाएगा e टू दी पावर माइनस बीटा e होगा, साथ में अब ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। तो फिर क्या लिखोगे? d क्यूब r1 लिखोगे। मतलब आप मीनिंग जान रहे हैं, d क्यूब r1 और ये d क्यूब rn होगा। और उसी तरीके से आपके पास मोमेंटम इंटीग्रेशन भी करना है, तो ये क्या हो जाएगा? d क्यूब p1 होगा और उसी तरीके से d क्यूब pn होगा nth पार्टिकल के लिए। दे आर ऑल वेक्टर्स। वेक्टर मतलब कंपोनेंट्स को छिपाने के लिए मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। इसको डिवाइड करना है कि नहीं करना है? अभी करना है क्योंकि हमारा क्योंकि हमारे सेल्स जब गिनना शुरू किया तो पर यूनिट वॉल्यूम हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ सेल्स, है ना? तो टोटल वॉल्यूम इन द फेज स्पेस निकालोगे तो आपको यहाँ पर h0 क्यूब से भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, या h0 टू द पावर f से, या सॉरी h0 टू द पावर 3n से। तो जहां पर f भी लिख सकते हैं। तो फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा पार्टीशन फंक्शन का? 1 अपॉन h0 टू द पावर 3n इंटीग्रल्स ओवर द पोजीशन एंड द मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट। और यहां पर अब आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस बीटा। ई को कैसे लिखेंगे? क्योंकि ई अकेला एक फंक्शन है कि ई कैसा बना होगा? कोई अंदाज लगाएगा ई कैसा बना होगा? अतुल 20 थे, 17 अलग-अलग हो गए। कोऑर्डिनेट। वेरी गुड। अलग अलग कैसे बने होगा पार्थ? अरुण कैसे बना होगा ये ई? अलग अलग सबको तो कैसे जोड़ना? वो को बताओ आप, वो को बताओ लव, वो क्या है जो अरुण बोल रहा है?
सर E1 प्लस E2 प्लस E3। और E1 को अब एक्सप्लिसिटली लिखोगे तो क्या होगा? E1 EX1 E1 स्क्वायर अपॉन 2m। हाँ, ओके गुड। तो E1 को आप कैसे लिखोगे? P1 स्क्वायर अपॉन 2m। तो बीटा के बाद आप क्या लिखोगे? P1 स्क्वायर अपॉन 2m प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 2m, और उस तरीके से आप सबके लिए करोगे Pn स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, ये फर्स्ट सेकंड पार्टिकल, और फिर इसके साथ ये इंटीग्रल मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, d क्यूब r1 से लेके d क्यूब r n और d क्यूब p1 से लेके d क्यूब pn। तो ये इसको अब आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। वो तो हमने शुरुआत किया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो जो इंटीग्रेशन हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है? कोऑर्डिनेट एक गिवन मॉलिक्यूल के ऊपर। अच्छा ये बताओ, हाँ ऐसे बल्कि से ये जो इसमें स्पेस इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व है, स्पेस एंड मोमेंटम इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व है, मोमेंटम इंटीग्रेशन दोनों इन्वॉल्व है ना। इसमें से ये बताओ कि किसी भी एक मॉलिक्यूल का, अगर अपन किसी एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका स्पेस इंटीग्रेशन क्या देगा, कितना वॉल्यूम देगा? मॉलिक्यूल का कोई कोऑर्डिनेट होगा, उस मॉलिक्यूल को अगर उस कोऑर्डिनेट के ऊपर अगर अपन वॉल्यूम निकालना चाहें उस मॉलिक्यूल का, तो हम इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके d क्यूब r1 d क्यूब r2 ये सब क्या देगा? अरे नहीं समझे, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। हेलो, लो ये बताओ कि हर एक मॉलिक्यूल को कितना आयतन संभव है? वर्षा, हर एक मॉलिक्यूल के लिए, इस आइडियल गैस के लिए जिस कंटेनर में बैठा है ये आइडियल गैस, उस कंटेनर में हर एक मॉलिक्यूल को कितना आयतन संभव होगा? V। बहुत सिंपल आंसर, V होगा। वेरी गुड। कितना आयतन संभव होगा? V संभव, क्योंकि वो मॉलिक्यूल कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है पूरे बॉक्स के अंदर। तो एक महत्वपूर्ण बात यहां लिखना पड़ेगा कि स्पेस और मोमेंटम जब हमने इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन ओवर दी स्पेस कोऑर्डिनेट्स, इंटीग्रेशन ओवर दी स्पेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल, गिवन मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल की बात करें, ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल will give, कितना देगा वॉल्यूम? will give the volume of the container, volume of the container, और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना है? V है। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है वो सभी के लिए उतना ही वॉल्यूम पॉसिबल होगा। तो ऐसे कितने इंटीग्रल्स होंगे? ऐसे कितने इंटीग्रल्स हो जाएंगे? n बार n होगा सर। Particle n होगा। n सच इंटीग्रल्स हो जाएंगे। हाँ, और सभी पे वेरी गुड। और सभी इंटीग्रल क्या कंट्रीब्यूशन देगा? सभी इंटीग्रल क्या कंट्रीब्यूशन देगा? v देगा कि नहीं? Yes, sir. देगा v। हर एक इंटीग्रेशन v कंट्रीब्यूशन देगा कि नहीं? तो फाइनली हम जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स के ओवर इंटीग्रेशन हो रहा है पार्टीशन फंक्शन में, उसको अगर हम अलग करके ऐसे अरेंज कर लें, d क्यूब r1 फिर d क्यूब r2 फिर d क्यूब rn, ये कुल मिला के किसके बराबर हो जाएगा? v का कितना टाइम्स आ जाएगा? n टाइम्स। n टाइम्स। v का n टाइम्स, मतलब v इंटू v n टाइम्स, या v टू द पावर क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। ओके, v टू द पावर n। तो ये इक्वेशन नंबर 2 याद रखिए। तो अब हम वापस जा सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को बना लें फिर से। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 विल बिकम, उसमें अरेंज कर लें इसको,
सर तो ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा सिस्टमेटिक। हाँ बोलो बोलो। सर कैपिटल एन पार्टिकल है तो यहाँ पर हाँ भी बोलो। एन होना चाहिए ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक भाई, गलती सुधार लीजिएगा, कैपिटल एन होगा यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल एन होगा। और अब अगर अपन इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो क्या मिल जाएगा, तो थोड़ा सिस्टमेटिक ऐसे हो जाएगा, क्योंकि z अब बन जाएगा, नीचे था h0 टू द पावर 3n और ऊपर क्या आ जाएगा v टू द पावर n h0 टू द पावर 3n, और बाकी क्या बच जाएंगे, अब ये इंटीग्रल्स बच जाएंगे मोमेंटम के, तो e टू द पावर बीटा p1 स्क्वायर बाय 2m प्लस p2 स्क्वायर अपॉन 2m प्लस pn स्क्वायर सॉरी pn स्क्वायर अपॉन 2m, और साथ में यहाँ मल्टीप्लायर क्या रह जाएगा d क्यूब p1 और उसी तरीके से d क्यूब pn हो जाएगा। ठीक, ये जितने भी इंटीग्रल हैं ये सब मॉलिक्यूल के मोमेंटम के ऊपर है। और आपको ये अंदाज लग रहा है क्या कि जैसे ये टूटेगा तो क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस बीटा p1 स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डी क्यूब p1 मिलेगा ऐसा। दूसरा मिलेगा e टू द पावर माइनस बीटा p2 स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डी क्यूब p2। तो ये सारे इंटीग्रल्स कैसे रहेंगे, लगभग ये सारे के सारे आइडेंटिकल फॉर्म में है कि नहीं। हाँ। जितने भी इंटीग्रल है, ईच ऑफ द इंटीग्रल जो है, जितने भी इंटीग्रेशन जो हो रहा है मोमेंटम के ऊपर ओवर द मोमेंटा, ये सब आइडेंटिकल हैं, आर आइडेंटिकल। और सिर्फ बदल किस लिए रहे हैं, चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो एक एक डमी जो इंडेक्स लगाया हुआ है उससे इसमें बदलाव आ रहा है। ये P1 हो गया तो ये P2 हो गया, ऐसे ही है ना अंतर। तो याद रखना कि ये जो सब्सक्रिप्ट्स हैं, ये सब्सक्रिप्ट्स 1 2 3 ये किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए स्टैंड कर रहे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की गिनती करने के लिए। तो बेसिकली ये सब इंटीग्रल आइडेंटिकल है। तो इस आधार पर, इस तर्क के आधार पर जो पार्टीशन फंक्शन है, इस पार्टीशन फंक्शन ऑफ द गैस, इसको अब लिख सकते हैं, पार्टीशन फंक्शन ऑफ द गैस इज मेड, कैसा बना होगा, इज मेड ऑफ, कैसा बना होगा, मेड अप ऑफ ए प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई होंगे बहुत सारे, मल्टीप्लिकेशन होगा, इज मेड अप ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ n आइडेंटिकल फैक्टर्स या इंटीग्रल्स, n आइडेंटिकल फैक्टर्स, और ये इंटीग्रल को हम किससे, साई से रिप्लेस कर रहे हैं। तो बेसिकली z किसके बराबर हो जाएगा, साई टू द पावर n, अर्थात ये कितना हो गया, ये भी n टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो हमने फैक्टर लिया है, ये फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, ये फैक्टर क्या होगा, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, v अपॉन vn रहेगा कि v रहेगा, बोलिए। वी रहेगा। हाँ, ये गलती नहीं करना है ना। तो ये v रहेगा, और h0 टू द पावर 3n रहेगा कि h0 टू द पावर 3 रहेगा, 3 रहेगा, है ना। और यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इन बीटा अपॉन 2m लिख देता हूं ऐसा करके, बीटा अपॉन 2m इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में यही p1 स्क्वायर इंटू डी क्यूब p1, पी स्क्वायर इंटू डी क्यूब p हो जाएगा। ये तो ये पार्टीशन फंक्शन z किसका हुआ, ये सारे के सारे n पार्टिकल्स का हुआ। तो ये जो नीचे लेबल किए हुए हैं अपन, ये क्या कहला सकता है,
ये z जो है वो n पार्टिकल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन है। तो ये जो फैक्टर हमने बाहर निकाला है, ये फैक्टर के को क्या कह सकते हैं? ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? कहला सकता है ये क्या? पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए, भरो इसको, खाली भरो। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ क्या एवरी लिखोगे? पार्टिकल, ये कौन? इंडिविजुअल पार्टिकल। हाँ, ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ ए सिंगल, बड़ी सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक। तो ये एक विधि है जिसमें हमने पार्टीशन फंक्शन को ब्रेक किया इनटू ए नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑल द टर्म्स आर आइडेंटिकल। तो जो भी वीकली इंटरेक्टिंग सब जो सिस्टम है हमारा, इसमें जो हम सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं, तो हर एक सब सिस्टम के पार्टीशन फंक्शन को निकाल के उसका प्रोडक्ट निकाल लें तो हमारा पार्टीशन फंक्शन तैयार हो जाए। अब इस इंटीग्रल को बस खत्म करें। ये इंटीग्रल इसको हम क्या ले सकते हैं यार? इक्वेशन नंबर 2 लिया था, 3। इसको 3 ले लेते हैं, और ये जो हमने फैक्टर आउट किया इसको हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, इसको 4 ले लेते हैं, और इसको अब हम जरा अरेंज कर, इसकी वैल्यू निकाल लें। इसकी अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा पार्टीशन फंक्शन बन जाएगा। तो ये जो फैक्टर आउट टर्म है इसको हम लिखें, ये किसके बराबर है? फिर से एक बार रिप्लेस लिख दें, इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा अपॉन 2m इंटू पी स्क्वायर इंटू dp। ठीक, ये बल्कि यहां डालना था, सॉरी, माइनस बीटा अपॉन, चलेगा, पी स्क्वायर इंटू डी क्यू पी। गलती, देखिए गलती ना हो, मैं फिर से हटा देता हूं इसको। गलती ना हो इंटीग्रेशन को लिखते समय। कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे याद करने के लिए? एक्सपोनेंशियल टर्म लिखा, ब्रैकेट में क्या डालोगे? माइनस बीटा अपॉन 2m, ये लिखा, इंटू पी स्क्वायर लिखा, और डी क्यूब पी लिखा, ऐसे लिखते। अब ये इसको इंटीग्रेट आउट कर दें, पी जनरल कर दिया अपन है, क्योंकि अब p1 p2 लेना नहीं हमको, तो हम इस जस्ट इंटीग्रेट, क्योंकि n टाइम्स कर देंगे तो अपने आप निकल आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कैसे निकाल सकते हैं इसको? इसको कैसे निकाल सकते हैं? e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। हाँ, इंटीग्रेशन, इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है? ये कैसे कैसे टर्म्स में टूट सकता है? हाँ, अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन अल्फा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो रेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो हमने कंटिन्यूअस मान लिया है ना, तो रेंज ऑफ कोऑर्डिनेट जब कंटिन्यूअस मान लिया है तो वेरिएबल ऑफ, ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ये एक्सटेंड कर दें। बीटा अपॉन 2m dpy, these are all identical integrals, ये सब एक समान है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये कहता है। एक z कोऑर्डिनेट भी वैसे ही चेंज हो रहा है मोमेंटम का, तो यहाँ पर होगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा अपॉन 2m पी जेड स्क्वायर इंटू dpz। अब जैसा किसी ने अभी हिंट दिया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमको पता है, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला? क्या है लव?
वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला? माइनस इन्फिनिटी रूट पाई अपॉन टू R2 प्लस माइनस इन्फिनिटी इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ऐसा ही है, अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन। जी सर, ठीक है, ये जी सर। ठीक है, चलो ठीक। तो अब हमारे पास साई क्या बन के आ जाएगा? ठीक, सही। अब साई क्या बन के आ जाएगा? साई क्या बन के आ जाएगा? साई विल बी इक्वल, एक निकाल के देखें तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m माइनस बीटा अपॉन 2m, बीटा अपॉन 2m लिखा, p स्क्वायर लिखा, px स्क्वायर लिखा, dpx लिखा। तो ये किसके बराबर हो गया? अब यहां पर अल्फा क्या हो गया? यहां पर अल्फा क्या हो गया? बीटा अपॉन 2m हो गया, लिख सकते हैं ना? तो यहां से क्या मिल जाए? अपॉन 2m इंटू पाई अपॉन क्या हो जाएगा? बोलो, 2m इंटू पाई अपॉन बीटा। बीटा। बीटा, ठीक। ऐसे कितने टर्म्स आ जाएंगे? एक इसका, फिर एक इसका, फिर एक इसका, 3 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? हैं? आ जाएंगे। तो ये जो तीनों इंटीग्रल का प्रोडक्ट, हाँ, ये तीनों इंटीग्रल का प्रोडक्ट को अगर लिखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये तीनों इंटीग्रल का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2m इंटू पाई अपॉन बीटा टू द पावर 3/2 हो जाएगा। 3/2 इसको, हाँ, हो 1/2 1/2 1/2 है ना? तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो अब अपन वो फैक्टर को में इंटीग्रल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। फैक्टर क्या निकाले थे? v अपॉन h0 टू द पावर 3 2 पाई m अपॉन बीटा टू द पावर 3/2। ठीक, लिखे थे? या ये क्या हो गया? इसको अरेंज कर लो एक फॉर्म में। ये हो गया v इंटू 2 पाई m अपॉन h0 क्यूब बनाना है, तो अगर अपन अंदर ले आए 3/2 के उसमें ब्रैकेट में, तो h0 स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू बीटा हो जाएगा टू द पावर 3/2। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ठीक, और z हमने कैसे लिखा था जब फैक्टर बनाए थे? कहाँ गया z? हमने जब लिखा था तो कैसा लिखा था? z इज दिस साई फैक्टर टू द पावर n टाइम्स। तो अब हम z को लिख लें, तो z हो जाएगा, z होगा दिस, या ln z होगा, क्योंकि अक्सर हम ln z यूज करते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? n इंटू ln जाई हो जाएगा। और फिर ये लिख लिया तो फिर ये हो जाएगा ln z। अब सबका ln ले लो, log ले लो, तो log लेने पर n इंटू अंदर क्या आएगा? ln v आएगा। फिर दूसरा क्या आएगा? माइनस लिख सकते हैं ऐसा, -3/2 ln बीटा, क्योंकि बीटा नीचे है, लिख सकते हैं, प्लस 3/2 इंटू ln 2 पाई m। और फिर क्या लिख सकते हैं? यहां पर क्या आएगा? क्या आएगा? h0, बोलो, h0 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर। वही चीज रहेगी। हाँ, तो ये इक्वेशन नंबर, ये 7 कर लो, और 7। ये इक्वेशन नंबर 8 कर लो। हाँ, तो क्लासिकल आइडियल गैस का ये आपने पार्टीशन फंक्शन बनाया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप इससे आगे अब बाकी की सारी चीज चलेगी। तो क्वेश्चन का फॉर्म ये भी आ सकता है कि पार्टीशन फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन निकालो।
ठीक, क्लियर है हाँ सर। है ना? अब बाकी की जो बात है, मैं आज की क्लास यहीं पे रोक रहा हूं, क्योंकि बाकी के में सिर्फ मैथमेटिक्स है, एक्सप्रेशन। तो आप एक काम करना, कल की क्लास जब आप आए या नेक्स्ट जो भी क्लास हो, उस क्लास में आप क्या देख लेना, प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या है भैया। ठीक, प्रेशर का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ Z, क्लियर? इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ Z, F का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ Z, उसी तरीके से एंट्रोपी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ Z, और उसी तरीके से H भी देख लो, G भी देख लो, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी देख लो। तो ये सारे एक्सप्रेशंस के लिए आप कैनोनिकल एंसेम्बल में अपन पढ़ चुके हैं। आपको बस देखना यह है कि ये कैसे हम डिराइव कर चुके हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ये नहीं की है, बस ये प्रेशर के लिए नहीं लिखे हैं, ये लिखाया हुआ है, बहुत सारे एक्सप्रेशन निकाले हुए। तो अगली क्लास में इस आइडियल गैस के ये सारे एक्सप्रेशन को हमको डिराइव करना है। कहां से? पार्टीशन फंक्शन के एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रहने दे रहे हैं। इसका अगर बोलो मैं नोट शेयर कर दूं कि आपको पहले ही पीडीएफ, हाँ सर। ये जो आज पढ़ाया है मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूं? हाँ सर। जी सर। ये पीडीएफ तो उससे टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको